Welcome back, students. Welcome back to your political science class. In this class, we'll be discussing and finishing our chapter number 6, that is International Organization. In the last 2-3 videos, we have discussed a lot about this chapter. We have discussed about the specialized agencies, and in the very last video, we have discussed about India's role in the United Nations. That India plays an important role in peacekeeping and security, cooperation, efforts of disarmament and all. And in this video, we'll be discussing reform of UN after the Cold War. That is an important topic for this chapter. Next comes vital reforms of UN and then UN in unipolar world. जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था कोल्ड वॉर तो बाईपोलर और यूनिपोलर के बीच में डिफरेंस आपको समझाया था मैंने. यूनी यानी कि वन, पोलर मीन्स सिंगल, पोल सिंगल, बेस तो यूनिपोलर वर्ल्ड. सो इफ आई टॉक अबाउट द रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, बच्चे होता क्या है, रिफॉर्मेशन एंड इम्प्रूवमेंट. नाम ध्यान दो, रिफॉर्मेशन, फॉर्म करना यानी कि बनाना, री मतलब दोबारा से बनाना, दोबारा से बनाना या उसकी इम्प्रूवमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए या चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. और ये सेम चीज़ यूएन पे भी रेलेवेंट थी. क्या हुआ, कोल्ड वॉर के बाद बहुत सी डिमांड्स आई कि यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन किस तरह से रिफॉर्म लाना है उसके बारे में बात नहीं की. तो 2 वाइटल रिफॉर्म्स आए सामने, 2 बेसिस आए रिफॉर्म करने के, और उन दोनों बेसिस को हम लिखेंगे. द फर्स्ट वन इज रिफॉर्म ऑफ यूएन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस. राइट इट, रिफॉर्म ऑफ यूएन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन, it is jurisdiction of UN. What is that? Jurisdiction of UN. So doing these 2 topics in detail, the first one, reform of UN structure and processes. बच्चे हुआ क्या, on the issue of the reform of structure and processes of UN, biggest deliberation has been on the role of UNSC. UNSC क्या है, UN Security Council. अब हुआ क्या कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच का एक जो क्लैश था, एक जो डिवीज़न था, सामने आ चुका था. और स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या आई, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम आई कि भाई कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था यूएनएससी. यूएनएससी के अंदर कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर डोमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन सामने आ रही थी. और तीसरी बात थी कि यूएनएससी वेस्टर्न इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, यानी कि सब मेंबर्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था. वेस्टर्न इंटरेस्ट हमारा हमने पढ़ा था यूएस हेगेमनी के टाइम पे कि वेस्टर्न इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि यानी कि यूएसए के इंटरेस्ट की बातें हो रही है, तो उसके इंटरेस्ट में काम चल रहा था. तो इसलिए क्या हुआ, जो डिमांड थी रिफॉर्मेशन की वो बढ़ती गई. तो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम पे कोफी अनन, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कि इंक्वायरी करो कि किस तरह से यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए. सेवरल क्राइटेरिया प्रपोज किया गया और उसमें उस सब क्राइटेरिया में सबसे जो मेजर रीज़न सामने आया इन 3 चीज़ों का, वेस्टर्न इंटरेस्ट और नन ऑफ द इक्वल रिप्रेजेंटेशन या फिर रियलिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला, सिर्फ एक ही चीज़ सामने है कि भाई द परमानेंट मेंबर्स आर ओवर डोमिनेटेड ऑन यूएनएससी और यूएन यू कैन से. तो जो भी चेंज लाना है वो मेंबरशिप प्रोसेस में लाना है. मेंबरशिप प्रोसेस यानी कि परमानेंट और नॉन परमानेंट प्रोसेसेस में लाना है. पहले हमने पढ़ा था कि एनी वन कैन बी द मेंबर ऑफ यूएन, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा. कुछ चेंजेस लाए गए अबाउट द मेंबरशिप ऑफ यूएन एंड द चेंजेस वर दैट कि अब नया मेंबर बनने के लिए किसी को भी दैट कंट्री शुड बी अ मेजर मिलिट्री पावर, मिलिट्री अच्छी होनी चाहिए. सेकेंडली इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैसा बहुत होना चाहिए. यूएन के बजट के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस कंट्री को. पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन की टर्म्स में वो कंट्री बहुत बड़ी होनी चाहिए. ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट करती होनी चाहिए. और ये भी होनी चाहिए कि भाई
ऐसी कंट्री जो यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को पूरे वर्ल्ड के सामने क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सामने लाना है, उस सब के बारे में सोच सके, उस सब के बारे में डील कर सके उन सब चीज़ों से, ऐसी एक कंट्री क्या है, क्या कर सकती है, एक मेंबर बन सकती है। और जो लास्ट पॉइंट था कि स्टेट कैन मेक यूएनसी मोर रिप्रेजेंटेटिव इन द वर्ल्ड, वो डिवीजन होनी थी किसके बेस पे, कल्चर और इकोनॉमी के बेस पे। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे नया मेंबर बनने के। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे एक बात और चलती है कि भाई हाउ कैन बी ए सच यूनिपोलर या मिलिट्री पावर कन्वर्ट इनटू यूएनएससी, कि सिर्फ यूएनएससी के बारे में कैसे सोचा जा सकता है, या किस तरह से हम दूसरी कंट्रीज़ को ओवररूल कर सकते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स और सामने आई, जैसे कि सबसे पहली स्टेटमेंट आई कि भाई वीटो पावर क्या है, वीटो पावर क्यों है, वीटो पावर क्यों देनी है। तो अबॉलिशन के बारे में भी ये बात सामने आई, लेकिन वीटो पावर को डिमांड तो रखी गई, लेकिन परमानेंट मेंबर्स के पास अभी तो वीटो पावर है, तो कोई भी डिसीजन लेना है वो मेंबर्स के साथ लेना है। तो अगर वो परमानेंट मेंबर्स ने उस वीटो पावर को अबॉलिश करने के लिए अपने वीटो पावर का यूज़ किया, तो वीटो पावर कैन नॉट बी अबॉलिश। समझ रहे हो ना, वीटो पावर ज़्यादा हो गया, आई नो। देखो हुआ क्या, सपोज परमानेंट मेंबर था, अब कोई भी डिसीजन लेना है तो यूएन के अंदर रखा जाएगा सब मेंबर्स के सामने, और अभी तो एट प्रेजेंट उनके पास वीटो पावर है, तो वो अपनी पावर को ख़त्म करने की बात क्यों करेंगे। तो वही सेम चीज़ हुई, तो इसको भी वीटो पावर को ख़त्म करने का भी कोई मतलब नहीं था। और एक चीज़ और भी थी कि अगर वीटो पावर ख़त्म होगी तो जितनी बड़ी कंट्रीज़ यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है यूएन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको भी ख़त्म नहीं किया गया। जो कि यही इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, यूएन बजट, यही सब चीज़ें, पॉपुलेशन वाइज अच्छा होना, यही सेम क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है यूएन का मेंबर बनने के लिए। और नेक्स्ट आता है हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। जुरिस्डिक्शन की बात की, हुआ क्या था बेसिकली, सितंबर 2005 के अंदर यूएन ने अपने 60 ईयर्स कंप्लीट किए थे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, सारे के सारे जो मेंबर्स कंट्रीज़ के हेड्स थे वो सब मिले और उन लोगों ने कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश की। और वो स्टेप्स कुछ इस तरह से थे कि एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनानी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ध्यान देना है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनानी है, टेररिज्म को ख़त्म करना है, डेमोक्रेसी के लिए फ़ंड इस्टेब्लिश करना है, या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल बनानी है, या फिर क्या करना है, कुछ एग्रीमेंट्स करने हैं, ये सब के बारे में, ये सब जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन के अंदर आया। लेकिन अब हुआ क्या, ऑल दीज कंट्रीज़ आर कंटेंशियस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ यूएन। पीस बिल्डिंग काउंसिल की बात तो कर ली, कमीशन की बात कर ली, बट दे थॉट व्हाट वुड बी द रोल ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, व्हाट वुड बी द कन्फ्लिक्ट्स इट कुड इंटरफेयर। किस तरह के कन्फ्लिक्ट्स को डील करना है, बना तो लेंगे, किस तरह के कन्फ्लिक्ट्स को डील करना है। Should it interfere in each and every conflict, and how was the international community responsible for controlling atrocities? What were human rights? And who would develop their violations? कौन बनाएगा, कौन बताएगा कि ह्यूमन के राइट क्या है, या कौन सा राइट वायलेट हो रहा है, क्या चीज़ वायलेशन है, कौन बताएगा। Who will tell the minimum base of the rights? कौन बताएगा, what was terrorism? क्या पीस बिल्डिंग कमीशन को उसमें पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना, उस सब बारे में बात हुई। तो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा तो बहुत ज़्यादा उठा उस टाइम पर। और आपको मैं एक बात बता दूं ह्यूमन राइट्स से पहले, लेकिन इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिफॉर्मेशन के अंदर। और ह्यूमन राइट्स को लेके बात करें अगर, तो ह्यूमन राइट्स के लिए दो चीज़ें हैं। एक है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ एन इंटरनेशनल NGO डूइंग इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1978. It diverts the global media's attention to human rights abuses. It has been pioneered in creating international coalitions such as campaigns to ban landmines and all. और दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास किस में, 10th में, सिविक्स में ना, पढ़ चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल अराउंड द ग्लोब. It was formed in July 1961. It promotes the respect for all the human rights given in Universal Declaration of Human Rights. Human rights को interdependent और indivisible बोलते हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके। और पीस बिल्डिंग कमीशन का टेररिज्म तक ही लिंक रख दिया कि हाँ उनका काम सिर्फ इतना है, पीस बिल्डिंग कमीशन का काम सिर्फ इतना है कि वो टेररिज्म फैलने ना दे।
और पीस कीपिंग कमीशन का एक काम और भी आया कि 1945 में जब यूएन फाउंड हुआ था बेसिकली, तो जो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस का काम था ना, वही सब आया कि भाई वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी बनानी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की बात होनी चाहिए, हारमनी होनी चाहिए। यही सब चीज़ें किसके अंडर आई? पीस कीपिंग कमीशन के अंदर। और उसके अलावा आई किसके अंडर? एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के अंदर। और अगर बात की जाए कि उस सब के बावजूद इन सब के एंड में यूएन का क्या रोल रहा इन दिस यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर का मतलब हमें पता ही है, तो सिर्फ इतनी सी बात सामने आई, वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कंक्लूजन इसका वही है जो 3rd चैप्टर में पढ़ा था हमने, कि सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद देयर इज़ नो अदर मिलिट्री सुपर पावर, तो यूएस इज़ ओनली सुपर पावर। इट इज़ नॉट ईजी टू चेक द हेगेमनी, ठीक है, यूएस की हेगेमनी चेक करना आसान नहीं है। फाइनेंशियल पावर जो है यूएस की, उसको मैच नहीं कर सकते आप। यूएन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो क्या हैं? वो भी यूएस पे हैं। और एक यूएस के अंदर है, यूएस का कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है इन द सिलेक्शन ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल। हुआ क्या था, साउथ कोरिया के बैन की मून इंडिया की शशि थरूर के ऊपर जीत गए थे बिकॉज ऑफ यूएस सपोर्ट, इवन दो शशि थरूर वॉज मोर परफेक्ट फॉर दिस। कहते हैं कि यूएन मे बी इम्परफेक्ट बट द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट विदाउट इट, कि यूएस ठीक है इम्परफेक्ट बॉडी है, लेकिन वर्ल्ड यूएस के बिना बिल्कुल ख़त्म है, यूएन के बिना बिल्कुल ख़त्म है। With the growing interaction and interdependence all over the world, it is hard to think that even 7 billion people throughout the world could survive without an international organization like UN. Increasing interdependence on the basis of technology among nations only boosts the role of UN, and its significance is likely to increase in the near future. What is required for the people and government is to find out means of using international organizations like the UN. Any such arrangement should be in consonance with the interest of the international community. यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।